धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके तहत न्यायालय एक ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर सकता है जिसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है या जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी की गई है। एक, धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय लिखित में कारण दर्ज करते हुए उद्घोषणा जारी होने के किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित किसी भी चल, मूवेबल या अचल इमूवेबल संपत्ति या दोनों की कुर्की का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, जिस अदालत ने धारा 44 के तहत उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी की है, वह अदालत लिखित में कारण बताते हुए उद्घोषणा जारी होने के किसी भी समय के बाद उस उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी चल जैसे पैसा, गहने या अचल जैसे जमीन, मकान, संपत्ति या दोनों को कुर्क करने का आदेश दे सकती है। परंतु यह कि जहां उद्घोषणा जारी करने के समय न्यायालय को शपथ पत्र या अन्यथा यह संतोष हो जाता है कि जिस व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा जारी की जानी है ए अपनी पूरी या अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा बेचने वाला है या बी अपनी पूरी या अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, लेकिन एक अपवाद अगर उद्घोषणा जारी करते समय ही अदालत को शपथ पत्र, एफिडेविट या किसी और तरीके से यह पता चलता है और वह संतुष्ट हो जाती है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हो रही है अपनी सारी या कुछ संपत्ति बेचने वाला है या अपनी सारी या कुछ संपत्ति अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अदालत उद्घोषणा जारी करने के साथ ही तुरंत उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है। उद्घोषणा जारी होने के बाद इंतजार करने की जरूरत नहीं। 2, ऐसा आदेश उस जिले के भीतर ऐसी संपत्ति की कुर्की को अधिकृत करेगा जिसमें इसे बनाया गया है, और यह ऐसे जिले के बाहर ऐसी संपत्ति की कुर्की को अधिकृत करेगा जब उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित एंडोर्स्ड किया गया हो जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है। सरल शब्दों में, कुर्की का जो आदेश है वह उसी जिले में संपत्ति की कुर्की की अनुमति देगा जहां आदेश जारी किया गया है। अगर व्यक्ति की संपत्ति उस जिले से बाहर किसी और जिले में है तो उस संपत्ति की कुर्की तभी हो पाएगी जब उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की के आदेश पर हस्ताक्षर, पृष्ठांकन किए गए हों जहां वह संपत्ति स्थित है। 3, यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति आरण, डेट या अन्य चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इस धारा के तहत कुर्की निम्न द्वारा की जाएगी। सरल शब्दों में, अगर जो संपत्ति कुर्क की जानी है वह कर्ज या कोई और चल संपत्ति है जैसे बैंक खाता, शेयर, सामान, तो उसे इन तरीकों से कुर्क किया जाएगा। जब्ती द्वारा बाय सीजर या उसे फिजिकली जब्त करके। बी, एक रिसीवर की नियुक्ति द्वारा बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर या एक रिसीवर अदालत द्वारा नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करके जो उस संपत्ति का प्रबंधन करेगा। सी, उद्घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी को भी ऐसी संपत्ति की डिलीवरी को प्रतिबंधित करने वाले लिखित आदेश द्वारा by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf, या एक लिखित आदेश जारी करके जिसमें उद्घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी को भी उस संपत्ति को लेने या उसका उपयोग करने से मना किया गया हो। डी, ऐसे सभी या ऐसे किसी 2 तरीकों से जैसा न्यायालय उचित समझे। अदालत इनमें से सभी तरीकों या किन्हीं 2 तरीकों का उपयोग करने का आदेश दे सकती है जैसा उसे ठीक लगे। 4, यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति अचल है, इमूवेबल, तो इस धारा के तहत कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि के मामले में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है, और अन्य सभी मामलों में। सरल शब्दों में, अगर जो संपत्ति कुर्क की जानी है वह अचल संपत्ति है जैसे जमीन, मकान, तो अगर वह जमीन राज्य सरकार को राजस्व देती है तो कुर्की उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जहां जमीन है। अन्य सभी मामलों में जैसे मकान या अन्य अचल संपत्ति जो राजस्व नहीं देती, कुर्की इन तरीकों से की जाएगी। कब्जा लेकर बाय टेकिंग पोजेशन या संपत्ति पर कब्जा करके।
बी, एक रिसीवर की नियुक्ति द्वारा बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, या ओ, एक रिसीवर की नियुक्ति करके। सी, उद्घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी को भी संपत्ति के किराए के भुगतान या डिलीवरी को प्रतिबंधित करने वाले लिखित आदेश द्वारा बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ, या ओ, एक लिखित आदेश जारी करके जिसमें उद्घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी को भी उस संपत्ति का किराया लेने या संपत्ति पर कब्जा लेने से मना किया गया हो। डी, ऐसे सभी या ऐसे किसी दो तरीकों से जैसा न्यायालय उचित समझे। वो अदालत इनमें से सभी तरीकों या किन्हीं दो तरीकों का उपयोग करने का आदेश दे सकती है जैसा उसे ठीक लगे। 5, यदि कुर्क की जाने वाली संपत्ति पशुधन, लाइव स्टॉक है या शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति की है, तो न्यायालय यदि वह उचित समझे तो उसे तत्काल बेचने का आदेश दे सकता है और ऐसे मामले में बिक्री की आय न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। सरल शब्दों में, अगर कुर्क की जाने वाली संपत्ति जानवर, पशुधन है या ऐसी चीज है जो जल्दी खराब हो जाती है जैसे फल, सब्जियां, तो अदालत अगर जरूरी समझे तो उसे तुरंत बेचने का आदेश दे सकती है। ऐसे में बेचने से जो पैसा मिलेगा वह अदालत के अगले आदेश तक रखा जाएगा। 6, इस धारा के तहत नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और देनदारियां वही होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के तहत नियुक्त रिसीवर की होती है। सरल शब्दों में, इस धारा के तहत जो रिसीवर नियुक्त किया जाएगा उसकी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां वही होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत नियुक्त एक रिसीवर की होती है। संक्षेप में, धारा 50 से न्यायालयों को फरार व्यक्तियों जिनके खिलाफ उद्घोषणा जारी हुई है की संपत्ति कुर्क करने की व्यापक शक्तियां देती है ताकि उन्हें अदालत में पेश होने के लिए मजबूर किया जा सके। यह चल और अचल दोनों संपत्तियों की कुर्की के विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करती है और विशिष्ट परिस्थितियों में तत्काल कुर्की की भी अनुमति देती है। यह धारा कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले व्यक्तियों पर वित्तीय दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। धारा 86, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके तहत भारतीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुरोध कर सकता है ताकि एक उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती की जा सके जो किसी अन्य अनुबंधकारी राज्य, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में स्थित हो। न्यायालय पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से नीचे के न होने वाले पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध पर अध्याय 73 में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक अनुबंधकारी राज्य, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में एक न्यायालय या प्राधिकरण से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति भारत में उद्घोषित व्यक्ति, प्रोक्लेम्ड पर्सन है जैसा कि धारा 84 में बताया गया है, और उस उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति भारत के बाहर किसी अनुबंधकारी राज्य, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, यानी एक ऐसा देश जिसके साथ भारत ने आपराधिक मामलों में न्यायिक सहयोग के लिए समझौता किया है, और तो पुलिस अधीक्षक, एसपी या पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे का न होने वाला कोई पुलिस अधिकारी अदालत को लिखित में अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध पर भारतीय अदालत प्रक्रिया शुरू कर सकती है कि वह उस अनुबंधकारी राज्य की किसी अदालत या प्राधिकारी से मदद मांगे। यह मदद किस लिए मांगी जाएगी? उस उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने, जब्त करने और उसे जब्त करने, फॉरफिट के लिए। यह पूरी प्रक्रिया अध्याय 73 में दिए गए नियमों के अनुसार होगी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग से संबंधित है। संक्षेप में, धारा 86 भारतीय कानून प्रवर्तन को यह शक्ति देती है कि वे उन उद्घोषित अपराधियों की संपत्ति का पीछा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकें जिन्होंने अपनी संपत्ति भारत के बाहर छिपाई हुई है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि गंभीर अपराधियों को न्याय से बचने और अपनी अवैध कमाई को विदेश में सुरक्षित रखने से रोका जा सके,
जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ सके। धारा 87 कुर्की पर दावे और आपत्तियां। यह धारा उन व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया प्रदान करती है जो यह दावा करते हैं कि उनकी संपत्ति गलती से किसी उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति मानकर कुर्क कर ली गई है। एक, यदि धारा 82 के तहत कुर्क की गई किसी भी संपत्ति की कुर्की पर ऐसी कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर उद्घोषित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा, क्लेम या आपत्ति, ऑब्जेक्शन उठाई जाती है, इस आधार पर कि दावेदार या आपत्ति करने वाले का ऐसी संपत्ति में हित, इंटरेस्ट है और ऐसा हित धारा 85 के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्ण या आंशिक रूप से अनुमति दी जा सकती है या अस्वीकार किया जा सकता है। सरल शब्दों में, ओ अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को धारा 85 के तहत कुर्क कर लिया गया है, यानी उद्घोषित अपराधी की संपत्ति मानकर, ओ और उस कुर्की की तारीख से 6 महीने के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी नहीं है उस संपत्ति पर अपना दावा या आपत्ति उठाता है। ओ दावा या आपत्ति का आधार यह होना चाहिए कि उस व्यक्ति का उस संपत्ति में कोई अधिकार या हित है। ओ और यह भी कि उसका वह हित धारा 86 के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता, यानी वह संपत्ति असल में उद्घोषित व्यक्ति की नहीं है या उसमें उस तीसरे व्यक्ति का वैध हिस्सा है। ओ तो ऐसे दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी। ओ और जांच के बाद उस दावे या आपत्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, परंतु यह कि इस उपधारा द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया कोई भी दावा या की गई आपत्ति दावेदार या आपत्ति करने वाले की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा जारी रखी जा सकती है। सरल शब्दों में, लेकिन अगर दावेदार या आपत्ति करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उस दावे या आपत्ति को आगे बढ़ा सकते हैं, बशर्ते दावा 6 महीने की तय सीमा के अंदर किया गया हो। 2, उपधारा 1 के तहत दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में प्रस्तुत या की जा सकती हैं जिसने कुर्की का आदेश जारी किया है, या यदि दावा या आपत्ति धारा 85 की उपधारा 62 के तहत पृष्ठांकित आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में है, तो उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जिसमें कुर्की की गई है। सरल शब्दों में, ओ यह दावे या आपत्तियां उस अदालत में की जा सकती हैं जिसने कुर्की का आदेश जारी किया था, या यदि संपत्ति किसी दूसरे जिले में कुर्क की गई थी जहां कुर्की का आदेश धारा 35(2) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित किया गया था, तो दावा या आपत्ति उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में की जाएगी जहां संपत्ति कुर्क की गई थी। 3, प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें इसे प्रस्तुत या किया गया है। सरल शब्दों में, हर दावे या आपत्ति की जांच उसी अदालत द्वारा की जाएगी जिसमें उसे दायर किया गया है, परंतु यह कि यदि इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत या किया गया है तो वह इसे अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को निपटान के लिए सौंप सकता है। सरल शब्दों में, लेकिन अगर दावा या आपत्ति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई है तो वह इसे अपने से नीचे के किसी मजिस्ट्रेट को फैसले के लिए दे सकता है। 4, किसी भी व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति उपधारा 1 के तहत एक आदेश द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विवादित संपत्ति के संबंध में अपने दावे के अधिकार को स्थापित करने के लिए मुकदमा, स्यूट दायर कर सकता है, लेकिन ऐसे मुकदमे के परिणाम के अधीन रहते हुए यदि कोई हो तो आदेश निर्णायक होगा। सरल शब्दों में, ओ यदि किसी व्यक्ति का दावा या आपत्ति पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दी जाती है उपधारा 1 के तहत, ओ तो वह व्यक्ति उस आदेश की तारीख से 1 साल के अंदर उस विवादित संपत्ति में अपने अधिकार को साबित करने के लिए अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। ओ लेकिन जब तक वह मुकदमा खत्म नहीं होता और उसका कोई फैसला नहीं आता, तब तक पहले वाला आदेश दावा खारिज करने वाला अंतिम और निर्णायक माना जाएगा।
संक्षेप में धारा 37 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के खिलाफ निर्दोष तीसरे पक्ष के हितों की रक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। यह कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर दावा या आपत्ति दायर करने की अनुमति देती है, न्यायिक जांच का प्रावधान करती है और दावा खारिज होने पर भी व्यक्ति को 1 साल के भीतर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मुकदमा दायर करने का अवसर देती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। धारा 28 कुर्क की गई संपत्ति की रिहाई, बिक्री और बहाली। यह धारा बताती है कि उद्घोषित व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति का क्या होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति उद्घोषणा में निर्धारित समय के भीतर पेश होता है या नहीं। यह संपत्ति की बिक्री और बाद में बहाली की शर्तों को भी निर्धारित करती है। 1. यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगा। सरल शब्दों में, अगर उद्घोषित व्यक्ति प्रोक्लेम्ड पर्सन उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन में बताए गए समय के अंदर अदालत में पेश हो जाता है तो अदालत उसकी कुर्क की गई संपत्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी, यानी कुर्की हटा दी जाएगी। 2. यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के निपटान में होगी, लेकिन उसे कुर्की की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक नहीं बेचा जाएगा और जब तक धारा 87 के तहत प्रस्तुत किया गया कोई दावा या आपत्ति उस धारा के तहत निपटाया नहीं जाता तब तक नहीं बेचा जाएगा, जब तक कि वह तेजी से और स्वाभाविक रूप से खराब होने वाली न हो या न्यायालय यह न समझे कि बिक्री मालिक के लाभ के लिए होगी। इन दोनों में से किसी भी मामले में न्यायालय उसे जब चाहे बेच सकता है। सरल शब्दों में, अगर उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में बताए गए समय के अंदर अदालत में पेश नहीं होता है तो उसकी कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के अधिकार में आ जाएगी। लेकिन इस संपत्ति को तुरंत बेचा नहीं जाएगा। इसे कुर्की की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक नहीं बेचा जाएगा और तब तक भी नहीं बेचा जाएगा जब तक धारा 87 के तहत उस संपत्ति पर कोई दावा या आपत्ति दायर की गई हो और उसका निपटारा न हो गया हो। अपवाद, इसे जल्दी बेचा जा सकता है अगर संपत्ति ऐसी हो जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जैसे फल, सब्जियां, दूध, या अदालत को लगता है कि संपत्ति को बेचने से मालिक का ही फायदा होगा, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर गिर रहे हों। इन अपवादों में अदालत जब चाहे उसे बेचने का आदेश दे सकती है। 3. यदि कुर्की की तारीख से 2 साल के भीतर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के तहत राज्य सरकार के निपटान में है या थी स्वेच्छा से उपस्थित होता है या उसे गिरफ्तार करके उस न्यायालय के सामने लाया जाता है जिसके आदेश से संपत्ति कुर्क की गई थी या उस न्यायालय के सामने जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है और ऐसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के उद्देश्य से फरार नहीं हुआ था या खुद को छिपाया नहीं था और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो पाता, तो ऐसी संपत्ति या यदि वही बेची गई है तो बिक्री की शुद्ध आय, या यदि उसका केवल एक हिस्सा बेचा गया है तो बिक्री की शुद्ध आय और संपत्ति का शेष भाग कुर्की के परिणाम स्वरूप हुए सभी खर्चों को पूरा करने के बाद उसे सौंप दिया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर कुर्की की तारीख से 2 साल के अंदर वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति राज्य सरकार के पास है या थी अपनी मर्जी से पेश होता है या उसे गिरफ्तार करके उस अदालत में लाया जाता है जिसने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था या उस अदालत में जो उसके अधीनस्थ है, और वह व्यक्ति अदालत को यह साबित कर देता है और अदालत संतुष्ट हो जाती है कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा या छिपा नहीं था और उसे उद्घोषणा की जानकारी नहीं मिल पाई थी जिससे वह तय समय में पेश हो पाता। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अगर संपत्ति अभी तक बेची नहीं गई है तो वह संपत्ति वापस कर दी जाएगी। अगर संपत्ति बेच दी गई है तो उसकी बिक्री से मिली शुद्ध आय, नेट प्रोसीड्स, वापस कर दी जाएगी। अगर संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचा गया है तो बिक्री की शुद्ध आय और बची हुई संपत्ति दोनों वापस कर दी जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ वापस करने से पहले कुर्की के कारण हुए सभी खर्चों को
उस संपत्ति या आय में से काट लिया जाएगा। संक्षेप में धारा 28 उद्घोषित व्यक्ति की कुर्क की गई संपत्ति के प्रबंधन और निपटान के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान करती है। यह व्यक्ति के पेश होने पर संपत्ति की वापसी, पेश न होने पर राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया और बिक्री की समय सीमा निर्धारित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति या उसकी आय वापस पाने का अवसर देती है जो यह साबित कर सके कि वह जानबूझकर फरार नहीं था और उसे उद्घोषणा की उचित जानकारी नहीं मिली थी, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बना रहे। धारा 19 ने कुर्क की गई संपत्ति की बहाली के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश से अपील। यह धारा उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार देती है जिसकी कुर्क की गई संपत्ति या उसकी बिक्री से प्राप्त आय को वापस करने से इनकार कर दिया गया है। धारा 28 की उपधारा 3 में संदर्भित कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति या उसकी बिक्री की आय को वापस करने से इनकार करने से अग्रीव्ड व्यथित है, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें आमतौर पर पहले उल्लिखित न्यायालय के निर्णयों से अपील की जाती है। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति धारा 28 की उपधारा 3 के तहत आने वाला व्यक्ति है, यानी वह व्यक्ति जिसने 2 साल के भीतर पेश होकर यह साबित करने की कोशिश की कि वह जानबूझकर फरार नहीं हुआ था और उसे उद्घोषणा की जानकारी नहीं थी, और उसकी संपत्ति या उसकी बिक्री से मिले पैसे को वापस करने से इनकार कर दिया गया है जिससे वह परेशान या असंतुष्ट है, तो वह व्यक्ति उस अदालत में अपील कर सकता है जहां उस पहली अदालत के फैसलों, सेंटेंसेस के खिलाफ आमतौर पर अपीलें की जाती हैं जिसने कुर्की का आदेश दिया था या बहाली का आवेदन खारिज किया था। उदाहरण के लिए, यदि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने बहाली का आवेदन खारिज किया था तो व्यक्ति सत्र न्यायालय सेशंस कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि सत्र न्यायालय ने खारिज किया था तो व्यक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। संक्षेप में, धारा 79 उन व्यक्तियों को न्यायिक राहत का अधिकार प्रदान करती है जिनकी कुर्क की गई संपत्ति या उसकी आय को धारा 28 के तहत वापस करने से इनकार कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे व्यक्तियों को एक उच्च न्यायालय में अपने मामले की समीक्षा करवाने का अवसर मिले जिससे न्याय की पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और जवाबदेही बनी रहे। धारा 90 समन के बदले या समन के अतिरिक्त वारंट जारी करना। यह धारा उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें एक न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने की अपनी शक्ति के बावजूद समन के बजाय या समन के अतिरिक्त गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। एक न्यायालय किसी भी मामले में जिसमें वह इस संहिता द्वारा किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करने के लिए सशक्त है, लिखित में अपने कारणों को दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। सरल शब्दों में, यदि कोई अदालत कोर्ट किसी मामले में किसी व्यक्ति को पेश होने के लिए समन जारी कर सकती है जैसा कि इस संहिता में उसे अधिकार दिया गया है, तो वह अदालत कुछ खास परिस्थितियों में लिखित में कारण बताते हुए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है। ये खास परिस्थितियां क्या हैं? यदि ऐसे समन के जारी होने से पहले या समन जारी होने के बाद लेकिन उसके पेश होने के लिए तय समय से पहले न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा, या पहला कारण, समन जारी करने से पहले ही अदालत को लगता है कि व्यक्ति भाग गया है या छिपेगा, या समन जारी होने के बाद लेकिन व्यक्ति के पेश होने के तय समय से पहले अदालत को लगता है कि वह व्यक्ति भाग गया है या समन का पालन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में अदालत सीधे वारंट जारी कर सकती है समन के बजाय। यदि ऐसे समय पर वह पेश होने में विफल रहता है और यह साबित हो जाता है कि समन उसे समय पर विधिवत रूप से तामील किया गया था ताकि वह उसके अनुसार पेश हो पाता और ऐसी विफलता के लिए कोई उचित बहाना पेश नहीं किया जाता है। दूसरा कारण, यदि व्यक्ति समन में बताए गए समय पर अदालत में पेश नहीं होता है और यह साबित हो जाता है कि समन उसे ठीक समय पर मिल गया था और उसे अदालत में आने के लिए पर्याप्त समय मिला था और वह व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई उचित कारण
रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं बताता है। ऐसी स्थिति में अदालत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है, समन के अतिरिक्त, क्योंकि समन के बाद भी वह नहीं आया। संक्षेप में, धारा 90 न्यायालयों को समन जारी करने के बावजूद या समन जारी करने से पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी करने का विवेक देती है, यदि व्यक्ति के फरार होने या समन का पालन न करने की संभावना हो। यह तब भी वारंट जारी करने की अनुमति देती है जब समन ठीक से तामील होने के बावजूद व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के पेश नहीं होता है। यह प्रावधान अदालती प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और न्याय से भागने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।